अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जितना हो सकता है हमदर्दी के साथ पेश आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत बुरा और मुश्किल गुजर रहा हो उसको आसान कर दे। तो हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएँ। तो जी बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले ऑफकोर्स बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में शहर फैसलाबाद के मौसम के किस तरह के सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 36 डिग्रीज रहेगा और कम से कम 27 डिग्रीज रहेगा। और इसी के साथ बारिश, आपको पता है ऑलरेडी फैसलाबाद शहर में सुबह हो रही थी, काफ़ी सारे इलाकों में बारिश होती हुई नजर आई है, कहीं पर कुछ ज़्यादा तो कहीं पर कुछ कम। यही दुआ है अल्लाह ताला से कि ये जो रहमत है बारिश की, इसको जहमत ना बनने दें, किसी के लिए भी जहमत ना बने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बारिश की वजह से दर्जा रात काफ़ी कम हो गया है और शहरी काफ़ी खुशगवार मूड के अंदर भी नज़र आ रहे हैं कि अब ये अब्र रहमत जो है इसकी वजह से चंद दिनों के लिए जो दर्जा रात है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा बढ़ेगा, लेकिन कुछ दिन तो कम रहेगा। तो इसकी वजह से शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नाज़रीन रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, बल्कि उसकी वीडियो बनाए 30 सेकंड की और वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, वो सिंगिंग का है, आपके अंदर स्केचिंग का टैलेंट मौजूद है, होस्टिंग का है, एक्टिंग का है, उसकी जस्ट वीडियो बनाएं, वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट ऑन स्क्रीन दिखा के आपको दुनिया के सामने अनमोल नगीने की तरह जनाब लेके आएंगे। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस यानी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जाएगा। उसके लिए भी आपको 30 सेकंड की अपनी केक कटिंग सेरेमनी की वीडियो बना के व्हाट्सएप करनी होगी उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा, ताकि हम अपने स्टूडियो से आपकी खुशियों में शामिल हो सके। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है रोजाना की बुनियाद पे हमने कोई ना कोई ऐसा हॉट टॉपिक आपके सामने लाना होता है जो कि सोशल मीडिया या फिर इसके साथ साथ हमारे जो इदारे हैं उनके अंदर गर्दिश कर रहे हो। तो आज हम खास तौर पे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यू रिसर्च के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इनको प्राइवेटाइज करने की वजह से कौन कौन से मसाइल हैं जिनको साइंटिस्ट को फेस करना पड़ेगा या हमारे अदारों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारी बम्पर क्रॉप्स भी हुई हैं और इसके बावजूद भी अगर प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इस हवाले से जानने के लिए हमने खास तौर पे अपने शो के अंदर आज दावत दे रखी है। हमारे साथ डॉक्टर खंसा मौजूद होंगी जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान मौजूद होंगे। अब्दुर्रहमान आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो डॉक्टर खंसा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई गवर्नमेंट को इन तमाम डिपार्टमेंट्स को प्राइवेटाइज करने के लिए, और स्पेसिफिकली कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है और उनकी वजूहात क्या है? जी, ऐसा है कि हमारे जो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके 4 जो मेजर फूड सिक्योरिटी के इदारे हैं, व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनको ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब किया क्या जा रहा है, ये जो काम है ये पिछले साल से ही जो है ये गवर्नमेंट की उसमें है, अंडर प्रोसेस है कि ना मार्केट बेस्ड 3 ईयर पे जो है प्राइवेट एम्प्लॉय ये हायर करेंगे, ठीक है, उनको हाई सैलरी 40 लाख पर मंथ पे ये लोग ये हायर कर रहे हैं। और ये जो है इनकी एज लिमिट इन्होंने बताई है 65 ईयर, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसके बिहाइंड, इस सारी सिचुएशन के बिहाइंड क्या है, जबकि ये वो इदारे हैं जिनकी वजह से इस ईयर हमारे पास बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन आई। अगर आप देखें वीट की तो इसी इदारे की वैरायटीज़ हैं जो हमारी पंजाब में 99% इसी इदारे की वैरायटीज़ कल्टीवेट होती हैं। राइस में देखें तो 91% इसी इदारे की वैरायटीज़ कल्टीवेट होती हैं। और शुगर केन में देखें तो 95 प्लस जो है परसेंट वो इसी इदारे की वैरायटीज़ हैं। जब पाकिस्तान बना है तो सिर्फ 2 शुगर मिले थे और अब 91 शुगर मिले हैं। किस वजह से? आप देखें एक ही रिसर्च का इदारा है जो काम कर रहा है और इसके रिसर्च के इदारे की जो वैरायटीज हैं उनका इम्पैक्ट बिलियंस में है। अगर आप सिर्फ एक किसी वैरायटी को उठा के देख लें तो इस इदारे की जो जितना भी बजट है, आप सैलरी बजट, वो एक वैरायटी का इम्पैक्ट इतना है कि पूरे की पूरी
जब से ये इदारा बना है वो कवर करता है। तो इतना, ये तो हमारे मिनी पाकिस्तान इसे कहें, क्योंकि ये हमारे नहरी निज़ाम की तरह नीड बेस्ड, जब से पाकिस्तान बना है इसके मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो कोई मुल्तान में डेवलप हो चुका है, कोई बहावलपुर में हो चुका है, जहाँ जहाँ किसानों को या एग्रो इकोलॉजिकल जोन है उसके अकॉर्डिंग ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। और इस इदारे का बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के एग्रीकल्चर पे, हमारे किसान पे इसका इम्पैक्ट है। अब ये जो प्राइवेटाइजेशन या ये जो कुछ कर रहे हैं, इसका सबसे पहले तो ये बात है, ये जो 3 साल का इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, ये किसी भी तरह वैरायटी डेवलपमेंट के लिए सूट नहीं करता। आप देखें, एक वैरायटी जो है वो बनी हुई है, प्रूव वैरायटी, उसकी डिसेमिनेशन के लिए भी 3 साल से ज्यादा चाहिए। ये एक ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 10 साल ऑलमोस्ट लगते हैं एक वैरायटी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, अप्रूवल होते हैं, और इसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। अब 3 साल में तो एक क्रॉप को एक बंदा आके उसको समझने में भी उसको प्रॉब्लम हो, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 3 साल में? अच्छा, अब इसका क्या होगा, इतनी हाई सैलरी ये ले रहे हैं, तो हमारा जो किसान है वो डायरेक्ट उस पर इम्पैक्ट आए, उसके ऊपर ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे बीज की जो प्राइस है। और क्या होगा, इसके अलावा महंगाई बढ़ेगी। आपको पता है कि ऑलरेडी महंगाई कितनी ज्यादा है, एक खानदान में एक फर्द सिर्फ बिजली का बिल पे करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो उस मुल्क में ये कभी सूट करता है क्या 40 लाख पर मंथ? और इस वक्त हमारे जो एक साइंटिस्ट है वो 4 साइंटिस्ट, ठीक है, उनकी साल की तनख्वाह है 40 लाख। तो समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म के प्लान हैं और ये कौन लोग बना रहे हैं, ये मुल्क के मफाद में है नहीं है, और कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ऐसे इदारे जो हमारे मुल्क का नेशनल एसेट हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं किसी कौम के, वो उस कौम, वो वही गवर्नमेंट ही उसको सर्व करती है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे स्पेशली एग्रीकल्चर में, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतना बड़ा किरदार अदा करते हैं, और ना सिर्फ हमारी जो नेशनल नीड है बल्कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के लिए भी काम आते हैं। अब्दुर्रहमान, मैं चाहूंगी अगर आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें हमारी ऑडियंस के लिए, प्राइवेटाइजेशन बेसिकली क्या चीजें हैं जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन चेंज होंगी, और उनका किस तरह से किसान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उनके पास जो भी उनकी इनकम है वो डिक्रीज होगी, तो क्या वजह होगी इसके पीछे? फातिमा, देखिए, ये हुकूमती सतह पर बहुत पहले का सोचा जा रहा था कि यहाँ पर कुछ इदारे हैं, जैसे ये सिर्फ एक इदारा नहीं है, फेस्को है या यू रिसर्च है या कुछ इदारे, जहाँ पर जो आउटपुट है वो हुकूमत के ख्याल में इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। ये हुकूमती मौक़िफ़ है कि उसकी वजह से अवाम को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, या उसको फैलाया नहीं जाता और फिर उनको खींचा नहीं जा सकता सही तरह से, क्योंकि वो सरकार के मुलाजिम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर इसके अलावा जो इनकी पेंशन के प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब ये रिटायर होते हैं तो इनको ह्यूज अमाउंट देनी, पेंशन देनी, ये IMF की डिमांड थी कि ये तमाम जो पेंशन के रोले हैं ना वो कम किए जाएं, तो इस सिलसिले में भी बात आ गई। फिर जो कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स थे, ये उन्होंने सब ने मिलकर प्लान किया कि अगर इसको प्राइवेटाइज किया जाए, वो जब रिटायर होंगे तो यहाँ पर अच्छी जॉब्स पे आएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, और फिर जितनी मर्जी हायरिंग भी हो जाएगी। देखें, जब एक प्राइवेट अदारा हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसमें अपनी मर्जी की हायरिंग कर सकती है। अगर गवर्नमेंट का अदारा होगा तो वो थ्रू प्रॉपर जो कंपटीशन के इम्तिहान से गुजर के आएंगे, फिर एक प्रोसीजर है, इनको निकालना या रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो ही कोई काम प्राइवेटाइज होता है फिर उसमें जो मुतलका मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपनी जो मौजें करती हैं। नून लीग के दौर में भी या उससे पहले भी जो प्राइवेटाइजेशन हुई, उसके बाद उन्होंने अपने बंदों को वहाँ पर एडजस्ट किया और वो इदारे देख लें तबाह हो गए। PTCL की मिसाल ले लें, कई बैंक ऐसे थे जो मुफ्त में दे दिए अपने लोगों को। स्टील मिल की जो बारी आई हुई है, तो ये एक IMF का जो डिमांड है, मुतालबा है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाला जाए, सब्सिडीज़ कम की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब इसे प्राइवेटाइज करेंगे तो फिर जो नीचे मुलाजमीन हैं उनकी भी शार्टेज होगी। जहाँ 4 साइंस दिन कम कर रहे हैं वहाँ पर 1 करेगा, इस तरह से वो अखराजात कम करेंगे, और जो वहाँ पर CEO या जो हेड रखा जाएगा उसको मजबूर किया जाएगा कि वो किसी न किसी तरह से इसको बीज को महंगे दामों बेचे या जैसे भी बेचे, तो इसको भी एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। गवर्नमेंट के ऊपर जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर कुछ भी हो रहा है प्राइवेटाइजेशन के बाद, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। एग्जैक्टली, वो किसान जाने
और जो है वो यूब सर्च का जो इदारा होगा Institution वो जाने, और गवर्नमेंट को गर्ज होगी कि सिर्फ उसमें प्रॉफिट आए और वो अपनी मर्जी से बंदे हायर एंड फायर कर सकें। ये जो कंपनीज बनाई गई थी, अथॉरिटीज़ बनाई गई थी, उनका भी यही पर्पज़ था कि इसमें ये जो लोग अपने भी एडजस्ट, कोई भी हुकूमत आती है वो अपने बंदे भी एडजस्ट करे, उनके भी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उन्हें खींचना आसान हो, डराना आसान हो जाए। अच्छा ये बताइएगा अब्दुर्रहमान, रिसर्च पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, और क्या अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है उसमें से अगर बंदे निकाले कितने लोग बेरोजगार होंगे इससे? हनान, बेरोजगार तो शायद ना हो, उनको एक दूसरे शोबों में एडजस्ट किया जाएगा या उनकी रिटायरमेंट का वेट कर लिया जाएगा कि वो रिटायर हो जाएं, लेकिन अब रिसर्च पे बहुत बड़ा मसला होगा कि अब जो साइंसदान यहाँ पर पोस्ट डॉक वाले हैं, पीएचडी की हुई है जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में, वो मिलेंगे नहीं, ये बड़ा मसला है। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको ना प्राइवेट मार्केट से। अभी कितना नुकसान हो रहा था जो प्राइवेटाइज करने की जरूरत पड़ी इनको? नुकसान तो नहीं हो रहा यूब रिसर्च में, मासवाई इसके कि जो आप तमाम वैरायटीज़ पूरे मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैडम ने पहले ब्रीफ किया कि 90% वैरायटीज़ इन डिपार्टमेंट से आ रही है, इन शोबों से आ रही है। पूरे मुल्क में देखें, जब पाकिस्तान बना और उससे लेकर आज तक जब गंदम 80 मन फी एकड़ तक पहुंच चुकी है, तो इसके पीछे यकीनन जो हमारे ज़रूरी साइंसदान हैं उनकी मेहनत मौजूद है। इसी तरह से जो कमांड की आप बात करें, ये 400-500 मन तक पहुंच चुका है। अगर यहाँ पर हमारे एवरेज 200 मन से ऊपर चली गई है तो इसके पीछे भी यही लोग हैं। इस तरह से राइस की अगर बात कर लें, अगर हम अरबों रुपया कमा रहे हैं इसको एक्सपोर्ट करके, तो उसके पीछे भी ज़रूरी साइंसदान बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर कुछ खामियां होती हैं तो उनको बेहतर किया जाता है, ना कि सब कुछ असरे नो बनाने की कोशिश की जाती है या उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाता है। देखें, जो ज़रूरी साइंसदानों का काम है वो वही कर सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकता। इनके ऊपर कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा खींच लेगा, कार्रवाई होगी। जिस तरह से हमें बाकी शोबों में कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं कि कार्रवाई अच्छी डाल लेती है हुकूमत, लेकिन जो अमलन इकदाम आता वो नहीं हो पाते। फैसलाबाद का हाल देख लें, तमाम डिपार्टमेंट्स का हाल देख लें, मास वाइज के कि मीडिया टाक अच्छी कर लेते हैं, तकरीरें रोज़ फरमा दी जाती हैं, उसके अलावा जो अमलन इकदाम है वो ज़ीरो के करीब हैं। ऐसे ये होगा कि यूब रिसर्च, अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि इन साइंसदानों को जो अपने काम है वो बताने नहीं आए माजी में ना, कि इन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया। आप देखें, एक डिप्टी कमिश्नर कुछ भी नहीं कर रहा होता, सिर्फ निगरानी कर रहा होता और वो पूरे शहर का क्रेडिट ले रहा होता है कि हमने ये किया वो किया। ये जो साइंसदान है इन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया कि हमने ये किया वो किया। अगर ये ले रहे होते, पब्लिक को भी पता होता, फार्मर्स को कितना फैसिलिटेट करते हैं, जो उनकी सीड यहाँ पर कौंसल बनी हुई है वो किस तरह से सस्ते दामों बीज देती है, सर्टिफाइड बीज मुहैया किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इनको शायद उस तरह से एक्सप्लेन करना नहीं आया, या हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए हैं लोग उनको समझना नहीं आया होगा। समझना नहीं आया। तो मैडम से इस हवाले से पूछ लेते हैं, मैडम अगर प्राइवेटाइज किया जाता है, जो रिसर्च ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से यील्ड भी इस दफ़ा काफ़ी अच्छी आई है, वो किस तरह से डिस्टर्ब होंगे और कितने डिस्टर्ब होंगे? जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो है वैरायटी डेवलपमेंट एक ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक जो ब्रीडर है वो इसको लेके चलता है, ठीक है। पहले तो आप देखें ना, आप जो 4000 कितने आप क्रॉस करते हैं, उनमें से फिर कहीं एक दो जो क्रॉस हैं वो आप ना आगे लेके जाते हैं, ठीक है। फिर उन एक दो क्रॉस को आपने पहले पेरेंट्स डेवलप करने होते हैं। आपका जो माहिर है उसी को पता है ये वाले पेरेंट्स हैं हमारे, इनका हमने आगे जाके क्रॉस करना है, ठीक है। इसको मेल पेरेंट लेना है, इसको फीमेल लेना है, वो एक उसकी समझ के लिए ये आपको इतना ज्यादा टाइम दरकार है। फिर करोड़ों रुपए लगे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, मैं थोड़े से ये फिगर्स लेकर आई हूँ कि ना पिछले 5 साल में हम लोगों की जो वेराइटीज हैं कॉटन की, वो 523 बिलियन उनका इम्पैक्ट है, ठीक है। शुगर केन का 347 बिलियन इम्पैक्ट है, और राइस का 429 बिलियन इम्पैक्ट है, वीट का 580, और ये कंबाइन होके ऑलमोस्ट 1879 बिलियन। और जस्ट आप सिर्फ एक ईयर देख लें, जब कॉटन की बम्पर क्रॉप हुई थी तो 82 बिलियन 2014 एंड 15 में इसका इम्पैक्ट था हमारे सिर्फ इदारे की वैरायटीज की वजह से। और सैलरी बजट जो था वो 1.5 बिलियन था।
अब आप ये देखें कि एक इदारा जो कि आपके मुल्क की फूड सिक्योरिटी की जमानत है और इतना अच्छा वो डिलीवर कर रहा है, तो उसको क्या जरूरत है डिस्टर्ब करने की? ये तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप इसको छेड़ेंगे, कैस्केडिंग इवेंट्स आएंगे, आपका किसान डिस्टर्ब होगा, आपकी फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी। और आपको पता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो फूड सिक्योरिटी ना होने की वजह से टूट गई। रशिया को आप देख लें 80 की दिहाई में, जबकि पाकिस्तान पिछले 20 साल की इंतहा की दहशतगर्दी के बावजूद स्टेबल रहा। क्यों? एक हमारी आर्म फोर्स और दूसरा ये हमारी ग़िज़ाओं की ज़मानत, ये हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च ये फ़ाल थी। हमारे घरों में दाने थे, हम किसी के महरूने मिन्नत नहीं थे कि आए कोविड वैक्सीन की तरह हमारे इधर आके रिसर्च करें और वैक्सीन हमें बना के दें। अब आप देखेंगे इदारे जो आप ख़त्म कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, तो प्राइवेट कंपनियां आके हमारे कौमी इंटरेस्ट के लिए काम करेंगी, चाइनीज़ आके हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। ये तो एक बहुत ही गलत काम आप लोग करने जा रहे हैं। और आप ये बिल्कुल वैसी पॉलिसी है जैसे कि आप पहले कहते हैं जी गंदम सरप्लस है बाहर भेज दो, फिर कम हो जाती है जी इसको दोबारा इंपोर्ट करो महंगे दामों। देखिए हुकूमत को आपका जो वर्कर पेशा तबका है वो कितनी मेहनत करता है। मेरे पास एक मेड है, वो एक ईंट लगाती है बट्टे पे, वो उसने मुझे बताया 1 रुपए की, दिन में 500 ईंटें वो लगाती है। आप बताएं जब वो इतना महंगा घी, इतनी महंगी ये चीजें ये लेने जाती है और ऊपर से आप और महंगाई का तूफान उनके ऊपर इस तरह से खड़ा कर देंगे, तो हम लोग चाहते क्या हैं? इस गरीब आवाम के साथ जो कि मुश्किल से $2 पर डे उनकी इनकम उससे भी लेस है, उसके साथ आप लोग क्या करने जा रहे हैं? तो ये तो आप अपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी के साथ, अपने नेशनल एसेट के साथ, अपने गरीब किसान के साथ, जो कि इस वक्त 60% से ज्यादा इसके साथ ज़राअत के साथ मुंसलिक है। आप अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दे रहे हैं? जो है चाइना वो 0.60% दे रहा है, ठीक है। इंडिया जो है 0.4% वो दे रहा है, ठीक है, 0। लेकिन पाकिस्तान कितना दे रहा है? 0.18%, जो कि श्रीलंका और नेपाल से भी कम है। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी डिलीवरी हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इलाके का जो जर्म प्लाज्मा है वो ही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मैडम ऐसे भी तो होता है ना कि बहुत सारे बाहर के रिसर्च प्रपोजल्स भी जीते जाते हैं, उनके ऊपर भी काम करके कोई ना कोई ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस कर ली जाती है जो कि बेनिफिशियल होती है। तो ये जो आप 0.18% बता रहे हैं, जो इसके अलावा प्रोजेक्ट्स होते हैं बाहर से विन किए जाते हैं रिसर्च के ऊपर, उस हवाले से भी कुछ बताइए। मैं तो अपनी गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ ना, वो अपनी जीडीपी का कितना स्पेंड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है। जो बाहर हमारी कोलैबोरेशन होती है वो तो होली सोली वो बाहर की जो है फर्म्स, जो इदारे हैं जैसे सीमेंट है, हाँ जी, उनके थ्रू होती है। और वो हमें बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि वो इस इलाके को बड़ा एक ना हाँ जी एग्जैक्टली। और आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि उसकी सीट भी हमारे इदारे के पास है। किस तरह? नॉर्मन बोरलॉग और हमारे बाजवा साहब जहाँ थे, उनका क्रॉस था जिसकी वजह से मैक्सी पार्क निकली, ठीक है। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे मुल्क में आई, पूरी दुनिया में आई है। और उसने अपनी बुक में इस चीज का इतराफ किया हुआ है और वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जब हम लोग बाहर जाते हैं। और आप लोग ये ना समझे कि हम लोग किसी कौम से, किसी से कम है, जिस तरह हमारी स्पोर्ट्स में। एंड डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इस पे और भी बात हो और कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस भी ला सकें, अगर हो सके तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की हेल्प भी हम ला सकें। लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि आज हम डिस्कस करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, जहां पे मुल्क के बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। वहीं पर एक तरफ हमारे किसान हैं जो कि सफर करेंगे और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशन में वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने अपनी सालों साल की मेहनत से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इतना ज़्यादा किया। हमारी जीडीपी में उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो वीट, शुगर, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर फूड सोर्सेज इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसका क्या इम्पैक्ट होगा ना सिर्फ किसान पर बट ऑल्सो आम आदमी के ऊपर। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ किसान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लोग रिसर्चर्स स्पेशली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर,
उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी क्या उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा नंबर्स के अंदर, जो रिसर्च हो रही है एट द मोमेंट उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं चाहूँगी अब हम उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। जी एग्जैक्टली ऐसा है कि ये जो है इस वक्त जो इन 4 इंस्टीट्यूट में ब्रीडर काम कर रहे हैं, वो PhD पोस्ट डॉक और उन्होंने फॉरेन ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, ठीक है। एक तो हमारी गवर्नमेंट का पैसा उन पे लगा हुआ है, दूसरा उनकी अपनी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक बंदे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि मैंने, और उनके नाम पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, ठीक है, वेराइटीज़ हैं और हर वेराइटी का पता है आपको किस तरह से मैंने बताया है, इम्पैक्ट है बिलियंस में हमारी GDP में। तो जब इनको उठा के दूसरे महकमे में, जैसे आप ये देखें कि एक अगर आई स्पेशलिस्ट है उसको आप लंग्स पे या लीवर पे उसको आप वो ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका क्या रह जाएगा आप ये। और कुछ ऐसे हैं जिनको सरप्लस पूल में डाला जा रहा है। आप ये देखें, ये तो हमारे मुल्क का एसेट है ये जो है, और इनकी वजह से हमारी इस दफा बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन आई है। आपको तो चाहिए उनको आप कोई एग्जैक्टली रिवॉर्ड दें, कोई उनको आप रिकग्नाइज करें, ना कि वो पिछले 3 माह से सड़कों पर आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो अपनी कभी सैलरी के लिए नहीं आए हैं। मैं आपको जरा एक सिनेरियो बताऊं कि एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एक है 17 ग्रेड में वो रिक्रूट होता है, पिछले 15 साल से उसकी PhD है, 100 से ज्यादा उसकी पब्लिकेशंस हैं इम्पैक्ट फैक्टर वाली, ठीक है रिकग्नाइज्ड, और उसके नाम पे कई वेराइटीज हैं। और अभी भी वो 17 ग्रेड में, कभी उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी वो बाहर नहीं निकला। हमारी एक फीमेल है, उसको ट्रिटिकेल वर्ल्ड का अवार्ड मिला है, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी उसके लिए अचीवमेंट थी। वो जगह जगह गई है, उसने NOC के लिए अप्लाई किया है कि मैंने जाना है मैक्सिको, वहां से मैंने अपना अवार्ड रिसीव करना है। उसको जाने नहीं दिया गया, लेकिन उसने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, ठीक है। और हमें कई बातें ये भी सुनने को मिली हैं, कई बड़े अच्छे लोग थे, जब उनको बताया गया ये इदारे इस तरह करने जा रहे हैं तो उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, किसी ने भी हमारे खिलाफ। लेकिन कुछ लोग जिन्हें अवेयरनेस नहीं थी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद को और यूब रिसर्च को एक ही चीज समझते थे कि वो पढ़ाई है, ये रिसर्च है, उन्हें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। वो कहते थे जी आप लोगों को तो जी प्लाट मिलते हैं सर्विस खत्म होने के बाद, आप लोग बैठे हैं ऑफिसेज में, धूल उड़ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हमारा साइंटिस्ट फील्ड में उतरता है, बाद में हमारा फील्ड मैन उतरता है, बाद में हमारा बेलदार उसमें उतरता है। अब मैं बताऊं, जब हम लोग क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट हम लोगों पे पड़ रही होती है, ठीक है। और मैं इस चीज का ऐनी शाहिद हूं कि वर्कर्स के ऊपर तो कभी भी आता ही नहीं है एक साइंटिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, उसे पता होता है कि उसने अपने जो ट्रायल के लिए चीजें लगाई हैं, हाँ, अगर उसको पानी ना प्रॉपर लगा, धूप ना प्रॉपर मिली, या किसी जगह में कोई कमी कुताई रही, तो 6-6 महीने क्या 2-2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, आपका 10 साल मटेरियल तबाह हो सकता है। सिलेक्शन, वो एक आंख है, एक तजर्बा है, एक कंप्यूटर है आपके दिमाग में जो कि सिलेक्शन करता है, ठीक है। ये सारे टेक्निकल काम है जो कि वो बेचारा साइंटिस्ट करता है, और उसने कभी आके प्रोटेस्ट नहीं किया कि मेरी आप लोग पे बढ़ाओ, मेरी ये चीज इंक्रीज करो। वो चुप है, वो कभी नहीं। लेकिन अब जब इदारे पे हमारी बात आई है, और ये हमारे मुल्क का नेशनल एसेट है, हम लोग कभी भी इसको, ये हमारा मिनी पाकिस्तान है। जब हम लोग इस काम के लिए या इस क्या कहते हैं, हाँ, इसके लिए बाहर निकले, तो हम लोग ये ओथ लेके निकले कि हम लोग चाहे हमें अपनी जानें भी देनी पड़ी तो हम लोग देंगे। क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं, मैं बीइंग अ मदर, एक पैट्रियोटिक इंडिविजुअल, मैं एक पाकिस्तान का नेशनल जिसे कहते हैं सिटीजन, इसके तौर पे हम लोग ये बाहर और निकले। जरूरी तो नहीं कि फील्ड में ही निकलना पड़े आपको, हाँ, जो लैब्स के अंदर बिल्कुल काम कर रहे हैं, जो ड्राई लैब में काम कर रहे हैं, जो वेट लैब में काम कर रहे हैं, उनकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे वायरसेस से फ्री करने के लिए, प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाने के लिए, जेमिनाई वायरसेस से, बुगोमो वायरसेस से, या इसके साथ साथ ये जो हशरात, कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं, उनसे रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो लैब के अंदर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो भी किसी से कम नहीं कर रहे होते, दिन रात एक किया होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। और अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये जो हमें हरी भरी फसल नजर आती है और जो पर कैपिटा बढ़ती चली जा रही है, ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा। और देखिए हमारी आबादी कितनी ज्यादा हो गई है, उसको कौन फीड कर रहा है, ठीक है। यही रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आप इनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें, ठीक है। हर चीज में प्रॉब्लम होती है,
ठीक है। अब हमारी एवरेज यील्ड, वो कहते हैं एवरेज यील्ड कम है, बिल्कुल हमारी वेराइटीज का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसे इन्होंने कहा कि वीट में 90 मन तक पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन एवरेज कहाँ है 30 मन पे। तो इसकी क्या वजह है, इतना यील्ड गैप क्यों है? वेराइटीज का प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जैक्टली वेराइटी ऐसे होती है जैसे एक गाड़ी एक ना रोड पे जा रही है, रोड अच्छी होगी, ठीक है, आप लोग जल्दी फासला तय कर लेंगे। अब वो रोड को सही करने की जरूरत है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है हमारी, 91% से ज्यादा जो हमारे किसान हैं उनकी 5 हेक्टेयर से कम लैंड है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सब्सिडीज गवर्नमेंट की पॉलिसी, सीड माफिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे किसान को उसमें डाला हुआ है कि वो ना एडवांस लाइन है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन नहीं है कि इन लोगों को आप लोग कैफे किरदार पे पहुंचाए, ये क्यों गलत सीड जो है ये प्रोवाइड नहीं करते। और इन इदारा हमारा जो है वो वैरायटी डेवलपमेंट है, मैंडेट। लोग ये समझते हैं, वो कहते हैं आप हमें सीड तो देते ही नहीं। भाई हम लोग थोड़ा बहुत सीड प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा नहीं है सीड प्रोडक्शन, ये गवर्नमेंट का काम है कि अब वो इसको सीड प्रोडक्शन सेल्स बनाए, ज्यादा से ज्यादा सीड, इससे इंपोर्ट का बिल भी कम होगा, सर्टिफाइड सीड हमारे किसान को भी मिलेगा, उनकी पैदावार भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ना जो इन चीजों पे, इन एरियाज पे काम करने की जरूरत है। आप लोग तो अभी हमारी वैरायटीज का वो पोटेंशियल भी नहीं वो कर सके हार्वेस्ट, जो कि ऑलरेडी हमारी वैरायटीज में, और अभी इतनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है इस फील्ड में, स्पेशली रिसर्च के हवाले से। जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतनी अच्छी ही एट द एंड हमारी यील्ड होगी। अब्दुल रहमान, मैं ये भी चाहूंगी कि अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर सके, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश नहीं की गई कि रिसर्चर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाए, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यकीन दिलाया जाए कि उनका हाल जो है वो देखा जाएगा कि उनको कोई प्रॉब्लम्स जो है वो सफ़र नहीं करनी पड़ी अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाते। क्या इसको एक डिस्कशन में तब्दील नहीं किया जा सकता? देखिए, ये जमशेद इकबाल चीमा है, इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इधर बड़े भी ज़राई यूनिवर्सिटी से हुए हैं, उनके दोस्त भी इस साथ में शामिल है। ये एक पूरा प्लान किया गया है हुकूमत की जानब से, IMF के खमात की आड़ में जो प्लान किया गया था कि इसमें अपने बंदों को इधर एडजस्ट किया जाए और इनको निकाला जाए, पूरा कब्जा किया जाए। सीड कंपनीज की भी इसमें समझ लें कि कहीं ना कहीं इसका असर रसूख होगा कि कल कलाम को। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी जो गंदम की जब फसल काश्त की जा रही थी तो बाहर जो गंदम का रेट था वो तकरीबन 2800 रुपये फी मन चला गया था, और जो यूब रिसर्च में गंदम काश्त करने के लिए दी जा रही थी, सर्टिफाइड बीज कहते हैं उसे, वो 3000 रुपये थी। यानी कि सिर्फ 200 रुपये का फ़र्क था बाहर आम बीज में और जो सर्टिफाइड बीज में। वो क्यों दिया जा रहा था कि उसके ऊपर का जो नुकसान है या कह लें कि कम मुनाफा है वो यूब रिसर्च बर्दाश्त कर लेती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपको सर्टिफाइड बीज जो है वो सस्ते दामों मिल जाता है। अगर बाहर से किसी कंपनी से लेते हैं सर्टिफाइड बीज तो वो 5000 रुपये थैला तक चला जाता है, यानी कि कमोबेश 2000 रुपये का फ़र्क एक फसल में आ रहा था। इसी तरह से बाकी फसलों में है, फिर जो इनकी नर्सरीज बनी हुई हैं उधर तमाम, ये एक शोबा नहीं है, पूरी एक मिनी पाकिस्तान जो इन्हें कहा जा रहा है। तो ये पूरी ज़राअत के हवाले से बहुत ज़्यादा इसमें अचीवमेंट्स हो रही हैं, नए पौधे लगाए जा रहे हैं, नई से नई, लेकिन मोनोपोलीज भी तो मौजूद है ना अब्दुल रहमान। अब आप बात कर रहे हैं सस्ते बीज की, तो यूबी सर्च से सबको तो सस्ता बीज नहीं मिलता, वहाँ पे कितनी सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, और जिनके लिंक्स होते हैं वो ले लेते हैं, जिनके लिंक्स नहीं होते उन्हें तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट कंपनी से परचेज करना पड़ता है। तो अब सारे किसानों को अगर नहीं मिलेगा तो फिर फायदा उस सस्ते बीज का। जहाँ ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो सभी को नहीं दे सकते, लेकिन उसमें वो कई बार जो दरखास्तें भी दी जा चुकी हैं कि उनके पास जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो एरिया है वो बड़ा कम है। अगर 10,000 एकड़ हो तो वो पूरे पंजाब को दे सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन 100 एकड़ के करीब उनके पास मौजूद है, जिसकी वजह से वाक़ता नहीं वो सभी को नहीं दे सकते। लेकिन उसमें ये होता है कि वो एक गाँव में एक ज़िम्मेदार को अगर दे दिया तो उसको साथ में ये भी कहा जाता है कि जब आपकी फसल हो जाएगी तो इसको बाहर सेल करने की बजाय तमाम फार्मर्स को दें ताकि सर्टिफाइड बीज हर एक के पास पहुंचे, और वो 4 से 5 साल तक जो इस्तेमाल हो सकता है, फिर नई वैरायटी आ जाती है। ये अकबर 19 अभी आई है, उसने बड़ी, तो ये कुछ चीज़ें हुकूमत की बेस पे है। कुछ इसमें महकमा ज़राअत की नाअहली भी आ जाती है कि वो किसानों तक उस तरह से नहीं पहुंचा पाते, तो ये कई चीज़ें आ जाती हैं। साइंटिस्ट का काम है अपनी जो नई चीज़ बना देना, रेजिस्टेंस वैरायटी एक बना देना जिससे ज़्यादा जो हील है वो हो जाए। बाकी जो काम है वो कुछ गवर्नमेंट के काम होते हैं, कुछ इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम होते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो हर एक तक पहुंच सके। लेकिन सीड कंपनी भी बनाई गई है इसके लिए। यील्ड के हवाले से मैडम का ये कहना था कि 91% हमारे यहाँ किसान ऐसे हैं जिनके पास
ऑक्युपाइड लैंड बहुत कम है जिसकी वजह से यील्ड कम होती है। अब मैडम ये मसला तो हल नहीं किया जा सकता और ना ही कोई ऐसा सिस्टम लाया जा सकता है जिसके तहत जनाब ऐसा मतलब लैंड का ज़्यादा हो जाए हमारे किसानों के पास, वही जितनी जितनी है उतनी उतनी ही रहेगी। अब हम इसी चीज़ को इशू बना के और ये कहते रहे हमारे वहाँ यील्ड नहीं उतनी हो पा रही जितनी हो सके, इसका भी तो कोई हल साइंटिस्ट ने सोचा होगा, इसको किस तरह से यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है? देखें, ये तो बहुत सी आप ना पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ ऐसी बना सकती हैं जिससे ये जो है हम इसको काउंटर कर सकते हैं। अब ऐसा है कि आप सब्सिडीज़ दें इन फार्मर्स को, इन्हीं को जो और फैक्टर्स हैं उनको आप कम करने की कोशिश करें। अब आप ये देखें कि जैसे हमारा ऑयल सीड है, ये सेकंड है टू ये जो पेट्रोलियम हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है ना, इसका इंपोर्ट एडिबल ऑयल का 450 अरब के हाँ करीब। जी। अब अगर उसी चीज को हम लें कि आप ना बरानी इलाके में जो होती है आपकी गंदम, उसको आप शिफ्ट कर दें, वहां पर आप ले जाएं ऑयल सीड, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी पंजाब में होती है गंदम, इसको आप अर्ली ले जाएं, क्योंकि हम लोग हमेशा लेट सोइंग करते हैं, उसकी वजह से यील्ड डिक्रीज हो जाती है। तो वो यील्ड यहाँ से कंपनसेट होगी और वहां पे हम ऑयल सीड लगाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारी गंदम की यील्ड है वो जो कम है वो गैप, इस तरह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। हम लोगों ने ये प्लान भी करके इनको दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो हम ब्रीडर हैं या हमारा जो ये जो हम लोग वैरायटी डेवलपमेंट का, ये एक साइंटिफिक काम है, हमारा ये मैंडेट है। ये फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये अब लोग मिलके बैठें और इसको बनाएं, देखें कि आप ना जैसे अब ये पल्सीज हैं, पल्सीज क्रॉप, इसका भी बाहर से बहुत ज्यादा इंपोर्ट बिल है। क्या यहाँ पे कई बरानी एरिया है जहाँ पे वो किसानों ने ग्रो किया, एक साल ग्रो किया, बड़ी उन्हें अच्छी इसकी वो मिली कीमत, लेकिन नेक्स्ट ईयर हुकूमत ने बाहर से इंपोर्ट भी कर ली, तो उनकी वो कीमत वो भी डाउन हो गई, नेक्स्ट ईयर किसी ने ग्रो ही नहीं किया, इस वजह से फिर ये ना अब इनको ना प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी इनको। ये स्ट्रेटेजी बनाएगा कौन, गवर्नमेंट के साथ? क्या साइंटिस्ट की कोलैबोरेशन? बिल्कुल साइंटिस्ट को बिठाएं आप, जो उस क्रॉप पे काम करता है, ना कि वो बंदे जो कि इससे दूर हैं या किसी और से वो स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हैं, फिर बाद में कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स मैनिपुलेट हो गए, ये तो गलत हो गया। पूरी दुनिया के अंदर यही किया जाता है कि रिसर्चर्स को, स्पेशली जब भी किसी चीज पर फैसला या पॉलिसी बनानी होती है, तो उस शोबे के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है और बैठ के उनसे बात की जाती है। आप लोगों से अभी तक, रिसर्चर्स से स्पेशली, क्या कभी इस तरह से हुआ है कि बैठकर हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाई जाती हैं आप लोगों से डिस्कस की गई? फातिमा, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि वो हर एक से ज्यादा जानते होते हैं। अच्छा। वो किसी मुल्क का विजिट करें तो उनको भी कहते हैं कि आपसे ज्यादा आपके मुल्क को मैं जानता हूँ, ये उनका बड़ा मसला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो इस पर मजीद भी अब्दुर्रहमान गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से बता रहे थे, तो मैं चाहता हूँ वहीं से बात जरा कंटिन्यू करें आप। नाम देखिए, ये वज़ीर आज़म की आदत है कि कोई भी बात जब उनको बताई जाए या पूछी जाए तो वो कह देते हैं कि जितना मैं जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। ये अक्सर यूरोप के बारे में भी कह देते हैं कि यूरोप को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अभी पिछले दिनों उनका विजिट हुआ है यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में, तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि आपकी आवाम से ज़्यादा आपके मुल्क को मैं जानता हूँ। तो ये बड़ा शुगर लगा रहा उधर के अखबारात में भी, इधर हमारे यहाँ भी, कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो आदत है इस पर काबू पाने की ज़रूरत है। कोई भी इतना ज़्यादा नहीं जानता होता जितना दावा कर दिया जाता है और फिर उसके बाद मजाक बन जाता है। तो इसी सूरत हाल को अगर यहाँ पर हम बात करें तो कोई भी जो माहिर है उनको जाके मशवरा देने की कोशिश करता है, तो यही बताते हैं कि मईशत को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, फलां शोबा है वो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, हालांकि वो तजर्बा उनका कहीं भी नहीं है। अच्छा, मैंने पूछना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज IMF के हवाले से अगर बात करें, आपको पता है कि IMF अब कोई हमारे पाकिस्तान की तो कोई वो इंस्टीट्यूशन है नहीं कि वो हमारी बात सुने या ये सोचें कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा। असल तो वो हम जो ग्रे लिस्ट से निकलना चाह रहे हैं, सारा प्रॉब्लम वहां पे आके रुक जाता है। तो IMF से क्या सच में हम लोग निगोशिएट कर भी सकते हैं अपने पॉलिसीज के हवाले से कि IMF अगर सर्टेन चीजें डिमांड कर रहा है, तो अगर हम निकलना चाहते हैं ग्रे लिस्ट से, जिसकी वजह से हमारी GDP ग्रोथ बेहतर होगी और दूसरे ममालिक की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की तरफ आएगी, एक दफा जब हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं, तो क्या हम IMF से निगोशिएट करने की पोजिशन में हैं?
देखिए फातिमा, IMF एक अलग चीज़ है, FATF एक अलग चीज़ है, दोनों को लहदा मुमालिक देखते हैं। IMF से निगोसिएशन चलती रहती है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे अच्छा नेगोशिएट किया था। नून लीग ने भी अच्छा किया, डॉलर को एक बैलेंस रखा। ये पीपल्स पार्टी दौर में भी जब ये चीज़ सामने आई थी कि मुलाजमीन को निकाला जाए, जो पेंशन के मामला है, तो उन्होंने बताया था कि ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाह ज़्यादा होती है, परमानेंट की कम होती है, उसकी तनख्वाह में से पैसे काट के उसके प्रोविडेंट फंड में रखे जाते हैं, जो बाद में उसको रिटायरमेंट की सूरत में या पेंशन की सूरत में दिए जाते हैं। तो ये तो अरबों खरबों रुपया हर माह मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटा जाता है। इंश्योरेंस की मद में उनकी तो तनख्वाह का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो हुकूमत काट लेती है और बाद में बहुत कम देती है। अक्सर मुलाजमीन जो 60 साल के बाद 2-4 साल में अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो वो देखें हुकूमत को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ कि उनकी पेंशन बच गई। ये तो 80-90 साल तक का प्लान किया होता है ना, ये अंग्रेज़ ने जब प्लान किया था, इसके पीछे पूरी लॉजिक थी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है तो उनको सारे कुछ उसी टाइम दिए जाना जितनी उनकी पे बनती है, लेकिन अगर वो परमानेंट हो गए हैं तो फिर उसमें से काटना है। ये हुकूमत अपने पल्ले से कुछ नहीं देती। फिर क्या होता है मैं बताता हूँ। इस पैसे को हुकूमत इन्वेस्ट करती है। ये आपने स्टेट लाइफ देखा होगा, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनकी, और जो लोग इनके पास पैसे रखवाते हैं 20 साल बाद तो ये उस रकम को कई गुना ज़्यादा कर चुके होते हैं ना। ये समझ आती है, एक प्लाजा बन गया, उसमें से लोग जो किराए पे दुकानें चढ़ा दी, तो उस किराए से ही आगे उनको दिया जा सकता है 20 साल बाद ना। ये इस तरह से ये समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट किस तरह से ये फ़ायदा उठाती है। तो ये नेगोशिएशन होती है, हुकूमतें करती रही हैं। इस हुकूमत की में जो बंदी रखे गए बदकिस्मती से हफीज़ शेख, वो उनकी जानब से ही आया था बंदा ना। अभी जो शौकत तरीन आए हैं तो उसके बाद आपने देखा है कि कई चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये ईद उल फितर पे आपने देखा था जब हुकूमत ने छुट्टियां ज़्यादा दे दी तो उन्होंने 2 दिन बैंक खुलवाए, क्योंकि ये एक्सपोर्टर्स की डिमांड थी। तो ये नेगोशिएशन हो सकती होती है, अभी भी इन्होंने की है। बहुत सारे शोबों में जो इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली की सब्सिडी है वो भी दी जा रही है, उनको रिफंड्स भी दिए जा रहे हैं। ये IMF देखें क्या है, एक बैंक है जो आपको बहुत कम शरह सूद पर कर्ज देता है, लेकिन साथ में वो आपको एक स्ट्रक्चर भी देता है कि इसको अप्लाई करके आपने पैसे किस तरह से वापस करने हैं। एग्जैक्टली। और ये सबसे थोड़ी शरह सूद है इनकी, इससे ज़्यादा बड़ी पे हमने कर्जे लिए हैं, और उन कर्जों को जब वापस किया जाता है तो फिर कर्जे लेने पड़ते हैं ना। IMF तो पूरी आपकी मईशत को सेट करता है, लेकिन बात ये होती है कि आपके वज़ीर ख़जाना या जो पूरी टीम है वो किस तरह से आवाम को रिलीफ देते हैं ना वो कर्जे लेकर। 2 चीज़ें, 2 कर्जे 2 तरह इस्तेमाल में होते हैं ना, कि एक उस कर्जे से आपने कितनी डेवलपमेंट की और उससे कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना ग्रोथ रेट बेहतर हुआ। एक वो कर्जा जो आपने ले लिया, उसके बाद उस कर्जे से फिर कर्जा वापस किया, या कुछ ऐसी स्कीमें लाई जिनसे ग्रोथ रेट भी नहीं बेहतर हुआ और पब्लिक को फैसिलिटेट भी नहीं किया जा सका। ये आप 2010 से 18 के दरमियान का, 8 से 18 का टेनोर देख लें और ये अगले 3 साल का टेनोर देख लें। कर्जे भी ज़्यादा लिए गए, कहीं पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, जिस वजह से ग्रोथ रेट है आपका वो कहीं नीचे गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और PMLN से भी, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार नहीं मिला। और GDP का जो हुजम है नून लीग के दौर में $350 अरब से अबाव कर गया था, वो 290-95 अरब डॉलर पे फंसा हुआ। इसी तरह से बाकी तमाम शोबे हैं। एक्सपोर्ट में कुछ बेहतरी आई थी, अभी ये 2013 में जितनी एक्सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने छोड़ी उतनी बेहतरी आई थी, और उसके पीछे भी कई वजूहत हैं। ये एक्सपोर्टर्स के साथ इन्होंने अच्छा सलूक किया, वो हुकूमत से बहुत खुश है। एक हमें कोविड की वजह से भी एग्जैक्टली एक तो हमें रीशेड्यूल हो गए कर्जे, दूसरे नंबर पे इंडिया बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री बंद हुई वो ग्राहक हमारे पास आ गया। लेकिन बहरहाल मैं ये हुकूमत को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बड़े बड़े सालों से फंसे हुए जो रिफंड्स है वो हुकूमत को वो वापस किए इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसकी वजह से नई इंडस्ट्री लग रही है। देखें फेडमक में अभी 1-2 माह में इफ्तिताह होने जा रहे हैं, हसन सलीम बाजवा इफ्तिताह करेंगे। हमारे कई जो इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त है वो अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसके समरात तब मिलेंगे अगर ये 2023 में हुकूमत करते हैं। अगर हुकूमत बदल जाती है तो ये जो समरात होते हैं वो नई हुकूमतें समेट जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर एक फैक्ट्री में 2000, 4000, 5000 बंदा एडजस्ट होता है तो फिर वो नई लोगों के खाते में चला जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत बेहतर तरीके से आई थिंक आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूँगी कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने, और स्पेशली जो इम्पैक्ट होगा इस डिसीजन का इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, रिसर्चर्स के ऊपर, किसान के ऊपर, आम आदमी के ऊपर। गवर्नमेंट से अगर अभी हम कुछ कह सकते हो या किस तरह से चीज़ों को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसमें, मैं चाहूँगी आप अपने अल्फाज में इसको बयान करें। देखिए, एक चीज़ जो थ्रू नेचुरल इवोल्यूशन आती है, ठीक है,
तब्दीली जो आती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, जब आप एक सडन चेंज उसमें लाती हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और अक्सर वो स्टेबल भी नहीं होती है क्योंकि एनवायरनमेंट उसको कबूल भी नहीं करती है। तो अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट लाएं। आप इन्हीं इदारों को स्ट्रेंथन करें। ठीक है, ऑलरेडी जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल के हैं, पूरी वर्ल्ड की अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस उनको रिकग्नाइज कर रही हैं, उनकी तारीफें कर रही हैं। हमारे पास इसके सबूत हैं, आप देखें, सीमेंट देखें और इतने बड़े बड़े इदारे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ के रिसर्चर्स इनकी जो वैरायटीज़ हैं 5 स्टेप्स टूवर्ड फूड सिक्योरिटी हैं। ठीक है, वो रिकग्नाइज करें। तो आप अपने रिसर्चर्स को अब एक वो ये बात करते हैं, हमारे मुशीर हैं वज़ीर आज़म के कन्फ्यूशस जो था, उसने अपने उसके शागिर्द ने उससे पूछा कि जी 3 कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से ना जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए। पहले वो कहता है कि जी असला, ठीक है, वॉर का जो वेपन्स हैं, दूसरा जो है वो फूड, और तीसरा ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड उसके जो पीपल हैं। तो वो कहते हैं इनमें से कोई एक चीज़ एलिमिनेट करना चाहें, वो कहते हैं वेपन्स कर दो, डिफेंस कर दो, लेकिन ट्रस्ट और फूड रहना चाहिए। फिर वो कहता है इन दोनों में से कुछ, तो वो कहता है अगर स्टेट आपने जारी रखनी है तो वो कहता है जी फूड आप लोग इसमें से एलिमिनेट कर दो, तो आप ट्रस्ट बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट होना चाहिए। फिर वो कहता है ये लास्ट चीज़ है। ठीक है, अब इसमें आप ट्रस्ट भी ख़त्म कर रहे हैं, आप फूड भी ख़त्म कर रहे हैं, या आप किस किस्म की पॉलिसी बना रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट क्या, एक रिसर्चर जिसने इतना ज़्यादा काम किया है आपके अपने मुल्क के लिए, ठीक है, और वो कोई रिकग्निशन भी नहीं चाहता है, आप उसको ना, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो क्या सोचेगी कि आप जब काम भी करते हैं और आपको इस तरह से आपको दूसरे महकमों में डाल दिया जाता है, आपके महकमे ख़त्म कर दिए जाते हैं, ट्रस्ट तो गया। ठीक है, और क्या, फूड वो आपको पता है। तो ये पॉलिसीज नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए, हमें ये, हम भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। ठीक है, ये जो ये कुछ रिसर्चर्स को बिठाएं। ठीक है, एक जो ऊपर हायर अप्स होते हैं वो एक और तरह से सोचते हैं, एक जो ग्राउंड उसमें फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। आपकी एसोसिएशन है मैडम, आप मुतल्लिका मिनिस्ट्री से कभी मुलाकात नहीं हुई, या आपने कहा हो कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने की रिक्वेस्ट की हो आप? जी, मैं बिल्कुल आपको लोगों को सही बात बताऊंगी। हम इस सारे सिलसिले में हम लोग बहुत एफर्ट्स किए हैं। हमने पीएम को लेटर्स लिखे हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिखे हैं। चले हम पार्लियामेंटेरियन ख्वाहिश करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आपके साथ गवर्नमेंट मिल बैठ के इस मसाइल जो हैं उनका हल निकाल सके। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसे ही बारिश शहर फैसलाबाद के अंदर हुई और मानसून का सीजन आया, शहर फैसलाबाद में बहुत सारे मसाइल हैं जो कि सामने आना शुरू हो गए। गली मोहल्ले जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं, वासा जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है, और इसके साथ साथ जो बदबू और ताफुन की वजह से शहरी परेशान हैं। और जिन गलियों के अंदर पानी खड़ा है, जिन पार्क्स के अंदर पानी खड़ा है, वहाँ पे मच्छरों की बहुतायत जो है वो देखने को मिल रही है। तो शहर फैसलाबाद की मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि आज भी बारिश जो है वो ही शहर फैसलाबाद के अंदर, और आने वाले चंद दिनों के अंदर भी बारिश के इम्कानात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं महकमा मौसमियात के मुताबिक। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल होगी शहर फैसलाबाद की, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने ज़फ़र डोगर साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं, बॉस हैं, और मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उनको दावत दे रखी है शो में। सर वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। सर क्या कहेंगे, शहर फैसलाबाद की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है, और जो वासा के एमडी हैं उनके सर पे जून उगती हुई भी नजर नहीं आ रही। मामला बेहतरी की तरफ जाने चाहिए लेकिन दिन ब दिन संगीन होते चले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया हनान। सिटी 41 हमेशा शहरियों के साथ खड़ा होता है अच्छे बुरे वक्तों में। तो इस वक्त फैसलाबाद एक बुरे दौर से गुजर रहा है, इस हवाले से कि एक ही बारिश ने शहरियों को ऐसी अजियत में मुब्तला कर दिया। ईद से एक रोज़ कबल और ईद के दिन जो हुआ, तब से अब तक शहरी भुगत रहे हैं उस सूरत हाल को, मुसलसल एक अजियत से दोचार हैं। और पहले फेस्को के इश्यूज़ थे और 3-4 दिन तक बिजली पूरे फैसलाबाद के अक्सर इलाकों में बंद रही, और बहुत संगीन सूरत हाल थी कि जिसमें, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत सारे लोगों को
वासा का पानी मुयस्सर नहीं है पीने को या किसी भी काम के सिलसिले में। लोग पंप लगाकर नीचे से ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब बिजली ज़्यादा देर के लिए बंद हो तो फिर वो पानी से भी महरूम हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल थी कि बिजली ना होने की वजह से लोग तैयार ना हो सके घरों में, लोग ईद पढ़ने के लिए न जा सके। अभी वो सिलसिला बारिश का पहले फेस्को के इश्यूज से अब वासा के उसी तरह चल रहे हैं, अभी तक बरकरार हैं। और फेस्को के बाद जो वासा की सूरत हाल है, वासा के पास तो पैसे ही नहीं है, यानी फंड्स ही नहीं है। वो बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं उनके पास। 80 करोड़ से जायद के बिल्स जो हैं फेस्को के देने हैं वासा ने। तो दो पहलू हैं इसके। एक तो जो मौजूदा मैनेजमेंट है वासा की, उनकी इनकॉम्पिटेंस शो होती है कि वो बर वक्त चीज़ें मैनेज नहीं कर सकी, जबकि मानसून के हवाले से ये बताया गया था उनको, और उनको पता भी था, ब्रीफिंग भी हुई है कि सूरत हाल क्या हो सकती है। तो मानसून के हवाले से उनकी किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी। वासा के जो नाले हैं उनकी कई साल से सफाई नहीं की गई, वो जिसकी वजह से जल्द ओवरफ्लो हो जाते हैं और पानी जो है निकासी आपके इश्यूज बन जाते हैं। ना इनके पास पैसे हैं बिल अदा करने के लिए, ना इन्होंने नालों की सफाई करवाई। और एक पहलू जो गवर्नमेंट के एंड पे है, हम ये तो कह देते हैं कि फलां को फारग कर दें जी, फलां को फेस्को चीफ को हटा दें, वासा के एमडी को हटा दें। वासा के पास है क्या? वासा का बहरान कोई नया तो नहीं। वासा का तो हम 3 साल से लगे हुए, जब से ये गवर्नमेंट आई हम कह रहे हैं कि उनको पैसे दें पैसे दें। गवर्नमेंट ने, वजीर आला ने 3 दफा यहां आके अनाउंस किया 13 अरब का पैकेज, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में भी एक बार किया। तो अभी तक वासा को कुछ नहीं मिल सका। जब आप फंड्स नहीं देंगे तो एमडी वासा क्या करेगा? मतलब पैसे ही नहीं होंगे। हाथ पांव बांध के आप कहें जी आप समुद्र में तैरें जी चलें, तो क्या चलेंगे, क्या उसमें तैराकी होगी? तो इस वक्त सूरत हाल ये कि एक तो इनकी अपनी कॉम्पिटेंस पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है कि वो इस काबिल हैं भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मामलात एमडी वासा जाहिद अजीज जो साबिक एमडी वासा हैं और आजकल लाहौर के हैं, उनके स्पुर्द कर दिए। और इनकी कॉम्पिटेंस को देखते हुए कि जितना इनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, अब कर्नल अमाद को फोकल पर्सन वासा का लगा दिया गया, क्योंकि ये मौजूदा जो एमडी हैं ये सुनता ही नहीं किसी की। तो एमएनएस एमपीएस बहुत तंग हैं इनसे। तो डीसी से भी मिलने गए थे कि वो खुदा का खौफ खाएं, हमारे शहर पे रहम करें और इसको हटाएं। सर तो जहाँ पे हम बात करें फंडिंग के हवाले से, एक रीजन जो वासा का नजर आता है, बहुत जाहिर है और बात भी की जाती है इस हवाले से कि फंडिंग उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है। क्या इसमें कुछ हद तक लीडरशिप का भी कसूर है कि अगर सही तरह की लीडरशिप हो तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? कुछ वक्त पहले हमारे साथ एक्स प्रेसिडेंट जो है वो आए थे शो के अंदर, तो वो बात कर रहे थे कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनके टाइम के अंदर डीसिल्टिंग की गई थी पाइप्स की, ड्रेन्स की, जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर हुई थी। ऑब्वियसली हर कोई यही कहेगा कि जी हमारे वक्त में चीज़ें बेहतर की गई थी, लेकिन क्या फंडिंग के अलावा भी कोई वजह है वासा की नाकामयाबों की और नाअहली की? जी, जैसा कि मैंने कहा कि इनकी कॉन्फिडेंस जो है वो उस पर कुछ सवालात हैं। बहुत सारी को 700-800 मैन पावर की कमी है, 700-800 अफराद की लेबर की कमी है इनको, जो सीवर मैन होते हैं, जो बेलदार होते हैं, या मतलब जो भी इनका वो होता है, सीवर मैन ही कहते हैं उसे। और लोअर लेवल का जो स्टाफ जिन्होंने अमली तौर पर फील्ड में काम करना होता है, उसकी बड़ी शदीद कमी है। उसको रखने की इन्होंने कोई जहमत नहीं की, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको बहुत सारे फारग कर दिए गए। तो जब आपके पास स्टाफ ही नहीं है, अच्छा स्टाफ इसलिए फारग कर रहे हैं कि फंड्स नहीं है। फंड्स सबसे बुनियादी चीज़ फंड्स है, उसके बाद अहलियत का मसला आएगा। आप जितने मर्जी कॉम्पिटेंट हैं, अगर आपके पास है ही कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकेंगे? तो गवर्नमेंट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है कि वो फंड्स फराहम करे ऐसे ज़िले को जो सबसे ज़्यादा कमा के देता है पंजाब में, लाहौर से ज़्यादा कमा के देता है। तो सबसे ज़्यादा जो कमाने वाला ज़िला है उसके साथ आखिर कोई जस्टिफिकेशन, ये हमारे बेसिकली हमारे अरकान असेंबली की ये जिम्मेदारी है कि वो आवाज़ उठाएं, वो लड़ें जाके, वो बात करें जी कि हमें फंड्स दें, क्यों नहीं देते आप 3 दफ़ा अनाउंस करके गए, आप क्यों नहीं दे रहे?
कोई जवाब, कोई लॉजिक सवाए इसके हमारी कुछ भी इश्यूज आएंगे, ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना बेचारे, ये समझ लें एक खास हद तक ही डिमांड कर सकते हैं। इनको तो एक वो लफ्ज़ ज़रा सख्त है तो, लेकिन ये मैं यूज़ कर रहा हूँ कि शट अप कॉल का डर होता है कि आप सब्र करें, वेट करें, जब होंगे मिल जाएंगे। तो ये तो दोबारा बात ही नहीं करेंगे। ये अरकान असम्बली होते हैं, मतलब नुमाइंदे होते हैं जिन्होंने लड़ना होता है, जाके वज़ीर आला के सामने आवाज़ उठानी होती है, मिल के जाते हैं, मिनिस्टर से बात करते हैं कि हमें फंड्स दें। लोग हमारे गिरबानों तक आ गए हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, और सबसे ज़्यादा कमा के देने वाला ज़िला, आप क्यों नहीं दे रहे फंड्स? हत्ता कि जो मतलब अब तो एक मजाक बन के रह गया ना कि एक एडीपी क्या होता है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मुझे तो लगता है ये सब लफ्ज़ों का गोरख धंधा, उस दिन को सिर्फ ये तासर देने के लिए हमने बड़े फंड्स रख दिए, बजट बड़ा अच्छा पेश कर दिया, उसके बाद फिर चीज़ों की कीमतें बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद वो जो फंड्स आते हैं, अभी पिछले साल भी यही हुआ, जितने हमारे पास फंड्स आए उसमें से 63% जो है वो लैप्स कर गए, वो लगे नहीं, आए नहीं, बल्कि लैप्स नहीं कर गए, आए नहीं, इनको मिले नहीं। जो मिले उनमें से भी बहुत सारे लगाए नहीं। तो जो नहीं लगाए उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर होती है। जिम्मेदार ये होते हैं कि क्यों नहीं लगाया आपने, वापस क्यों गए, इससे बड़ी नाअहली कोई नहीं होती। जो आते नहीं उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे होती है। तो गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है और मकामी इंतजामिया भी जिम्मेदार है, अरकान असम्बली भी जिम्मेदार हैं। और इस वक्त पीटीआई जिसको बड़े फैसलाबाद से कामयाबी मिली थी, शहरी जो हैं, हम अगर अपने मुंह से कहें तो फिर वो कहेंगे शायद हम कोई ऐसे बात कर रहे हैं। आप जाएं सड़कों पे, जो हाल है, जिस तरह जो गवर्नमेंट को जिन अलकाबात से याद किया जा रहा है, तो वो उसका ये नतीजा तो निकल नहीं था। तो आने वाले दिनों के अंदर सर सियासी सूरत हाल हमारे शहर की क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शंस हों तो कौन सी पार्टी जो है वो वजूद में आएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा एमपी एमएनएस जीतेंगे? देखिए, अभी 2 साल पड़े हैं, आखिरी 2 साल जो होते हैं गवर्नमेंट्स जो हैं वो फंड्स लगाती हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि अभी आने वाले दिनों में ये फंड्स लगाना शुरू कर देंगे। तो अवाम की जो मेमोरी है उसके बारे में कहा जाता है बड़ी शॉर्ट होती है, शॉर्ट टर्म, यानी कि वो थोड़ी देर भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर होती है। तो वही पार्टियां होती हैं, वही लोग फिर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? लोग भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी को किसी के रद्द-ए-अमल में लाया जाता है, बाज़ औक़ात किसी को उसकी मोहब्बत में लाया जाता है। तो अभी ये है कि 2 साल का अरसा बहुत ज़्यादा है। अगर इन 2 सालों में पीटीआई डिलीवर कर जाती है तो फिर कंपटीशन होगा। अगर डिलीवर नहीं करती, यही सूरत हाल इसी तरह की रहती है, तो फिर तो मेरा ख्याल इनको सोचना भी चाहिए दोबारा यहाँ से इलेक्शन लड़ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, वजारतों के हवाले से क्या कहेंगे? हमारे शहर को कहा जाता था वजारतें नहीं मिल रही, अब 2-2 वजारतें मिल गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं करवाया जा रहा। इस हवाले से कुछ कहें? देखिए जी, हमारे अजमल चीमा साहब हैं सूबाई वज़ीर, हाफिज़ मुमताज़ साहब हैं सूबाई वज़ीर फैसलाबाद से, चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब वज़ीर हैं, और ये ख्याल अहमद कासरू साहब, 4 सूबाई वज़ीर हैं। फ़रख हबीब साहब फेडरल जो स्टेट मिनिस्टर। तो अब तो वजारतों की लाइन लगी हुई है, लेकिन वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों को जगमगाती है, ना वो सूरज निकलता है ना अपने दिन बदलते हैं। क्या बात। तो फैसलाबाद की तो कोई नहीं सुनी गई, बाकी वजारतें भी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इस शहर के हालात नहीं बदल रहे, बल्कि खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। अब आप यकीन करें, सावन भादों में लोग एंजॉय करते हैं, बारिश, एक मौसम सुहाना, प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों का भी ये एक ऐसा मौसम होता है। लोग इसके गीत इसके कितने लिखे गए हैं सावन भादों पे। अब तो सावन भादों आता तो डर लगने लग जाता है कि एक बारिश होगी तो बस वो सारी मोहब्बत निकल जाएगी, वो सारे जितने भी आपके खूबसूरत अच्छे ख्यालात तसव्वुरात सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। पेस्को को भी सर आप ही की खबर के ऊपर चेंज किया गया था, जब ईद के दूसरे दिन आपने। नहीं, खबर मेरी खबर पे इस तरह नहीं, लेकिन ये है कि अच्छा, उसमें भी एक बात बड़ी मजेदार है। फेस्को चीफ को हटा दिया गया, लेकिन डायरेक्टर ऑपरेशंस और जीएम ऑपरेशंस जिनकी ड्यूटी थी और वो ड्यूटी से गायब थे उस दिन, वो बरकरार है। इसलिए तो फेस्को चीफ ने कहा कि मुझे प्लानिंग के तहत हटाया गया। तो यहां भी अजीब बात है ना, पता नहीं कौन सा मेरिट, पता नहीं कौन सी सूरत है, कैसी बात करते हैं। तो मतलब हेड को हटा दो,
तो भाई हेड को हटाने से आपकी जिम्मेदारी तो नहीं, फिर जो जिम्मेदार है उनको क्यों नहीं हटाया गया, वो तो बैठे हुए सीटों और पर। रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से मतलब जो सबसे आगे थे उनको एक तरह से बस हटाकर बात को दबाने की कोशिश की गई। अगर सर हम लाहौर या इस्लामाबाद जो कि पंजाब के दो और जो पॉपुलर शहर या बड़े शहर हैं उनके बारे में बात करें, तो क्या फैसलाबाद के हालात स्पेशली वासा के हवाले से, क्या फैसलाबाद की कंडीशन जो है इन कंपैरिजन बहुत बुरी है या बाकी शहरों में भी यही हालात है? देखिए, इस्लामाबाद का सीवरेज सिस्टम तो अच्छा है, सही। वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, या क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ तो आप यूं समझें कि तूफानी बारिशें आ गई बहुत ज्यादा, तो वहां ये सूरत हाल हुई। अदरवाइज इस्लामाबाद का सीवरेज सिस्टम तो बहुत अच्छा है। तो लाहौर का कभी किसी दौर में होता था कि बारिश होती थी तो बादामी बाग और ये जो एरिया था मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द का, ये तो बहुत ही इसका बुरा हाल होता था। और हमें याद है कि कई दफ़ा वज़ीर आला पानी में आगे चले जाना और सारे, लेकिन बहुत बुरा हाल होता था। अब तो खैर बहुत चेंज हो गया लाहौर और बहुत बेहतरी आ गई, सिस्टम उसका बहुत अच्छा है। और उनकी खुशकिस्मती कि वहाँ सैयद ज़ाहद अजीज़ जैसा MD वासा मौजूद है, और फिर कैपिटल होने के नाते, प्रोविंशियल कैपिटल होने के नाते फंड्स की कोई कमी नहीं। अगर 100 रुपए की ज़रूरत है 200 रुपये लगा दिया जाता है, लाख की ज़रूरत 2 लाख लग जाता है। ये कोई फैसलाबाद थोड़ा कि जहाँ अगर लाख की ज़रूरत है तो 1 रुपया मिलना है। तो ये इस वजह से हमारा तो खैर हाल ही कोई नहीं ना, हमारी ना सड़कें ठीक हैं, ना सिग्नल ठीक हैं, ना बिजली का निज़ाम ठीक है, तारें हैं तो बिखरी पड़ी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मार्केटों में चल जाएं, कोई सिस्टम के तहत नहीं। सीवरेज का सिस्टम तो बहुत ही बुरा हाल, और पीने का पानी फैसलाबाद की आधी आबादी को भी मुयसर नहीं। बिल्कुल। सो यहाँ का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है लाहौर या इस्लामाबाद से। यहाँ तो आप इसका कहीं चले गुजरांवाला से या कोई, बल्कि मैं कहूँगा कि चीचा वतनी से किया मैं करें, आपको बताती हूँ मैंने लंडी कोतल से किया करें। मैंने क्यों लाहौर और इस्लामाबाद से कंपैरिजन किया, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट के हवाले से देखें तो फैसलाबाद बहुत ग्रो कर रहे हैं, नई इंडस्ट्री आ रही है, एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बेहतर किया जाए और एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर उसको बेहतर करके लाया जाए। मैंने इसलिए कंपैरिजन किया कि अगर फैसलाबाद आने वाले वक्त में और इन्वेस्टमेंट की जाती है और कंपनीज और डिफरेंट तरह की डील्स जो हैं बाहर के मुल्कों के साथ की जाती है, तो डेफिनेटली हमारी जो GDP है उसमें कंट्रीब्यूशन फैसलाबाद को जो है ओवरऑल वो बढ़ेगा। क्या उसके बाद आपको लगता है, आपके ओपिनियन में, कि शायद फैसलाबाद की तरफ भी कोई रहमो करम किया जाए या कोई ध्यान दिया जाए हमारे मसाइल पर? देखिए, पहले आपने फैक्ट्स की बात की, अब हम उम्मीद की बात कर रहे हैं, तवक्को की बात कर रहे हैं जी। उम्मीद जो है वो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और इनको करना पड़ेगा। और जितना जो इस लेवल का ये शहर है, यानी पाकिस्तान का इस नौइयत के बहुत कम शहर होंगे कि जो लाखों लोगों को रोज़गार फ्राहम करते हैं और सबसे ज़्यादा कमा कर भी देते हैं। ये कराची किसी दौर में सबसे बेहतरीन था रोज़गार के हवाले से, सारे पंजाब से भी लोग कराची का रुख करते थे। अब हर कोई फैसलाबाद की तरफ भागता है। बिल्कुल। तो इस पर अगर तवज्जो नहीं दी जाती तो फिर ये बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो बहुत ज़रूरत है कि एक, वैसे ही एक फार्मूला है कि जो जितना ज़्यादा कमा के देता है उसको उसी लेवल पर उसको डील किया जाता है, हिस्सा भी उतना ही दिया जाता है। फैसलाबाद की ये बदकिस्मती रही है कि इसके साथ कभी भी नून लीग ने बहुत कुछ किया है इस शहर के लिए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ बहुत कुछ नहीं किया। तो इस दौर में तो खैर हम मिसाल भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि हम वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है काम सारा, तरक्की माकूस जिसे कहते हैं, उल्टी तरक्की, पीछे को गया काम। तो अभी तो कई साल लगेंगे 2018 में पहुंचने के लिए कि जहां वहां खड़े थे। अब ये बात नून लीग वाले करते हैं, लेकिन हम तो नून लीग के क्रिटिक हैं, हमें तो कोई इससे गर्ज नहीं। लेकिन हम ये इस बात कर रहे हैं बैसियत जर्नलिस्ट, जो हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत नहीं कर रहे। लेकिन हकीकत यही है कि हमारा शहर बहुत पीछे चला गया, रह गई उम्मीद। उम्मीद इसलिए है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये करना पड़ेगा, अल्टीमेटली करना पड़ेगा। और अगले जो 2 साल हैं वो तो हैं ही, फिर इलेक्शन के साल होते हैं ना, आखिरी साल तो मुकम्मल इलेक्शन की तरफ चला जाता है। तो इन दिनों में भी मुझे पता है कि जब ये चेयरमैन FDA और जो MP हैं हमारे लतीफ़ नज़र साहब प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, तो उनकी मौजूदगी में ही उन्होंने फ़ोन किया वज़ीर आला को कि फैसलाबाद के लिए जो फंड्स अनाउंस किए गए फौरी तौर पर रिलीज़ करें। तो उससे हमें उम्मीद पैदा हुई है कि ज़रूर ऐसा होगा।
लेकिन फिर हम सोचते हैं कि वहाँ तो फ़ोन किया उन्होंने, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए थे, खुद उनके सामने बुजदार साहब ने अनाउंस किया था, इसलिए फिर उम्मीद के खिलाफ उम्मीद क्या करें, क्या कहें। अच्छा सर, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन दौरे हुकूमत कौन सा देखा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी, आपको पता है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से, और हम मेरा ख्याल है जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं उनमें से सबसे बेहतर एक्सपर्ट आज हमारे साथ हैं सर जफ़र। और ऑफकोर्स आपको पता है जहाँ पर एक तरफ पानी का हमारा बड़ा मसला रहा है फैसलाबाद के अंदर, चाहे वो बारिश के हवाले से हो, चाहे फिर वो पीने के पानी के हवाले से, उसके अलावा एक और मेजर इशू जो कि हर गर्मियों में मेरा ख्याल है ज़्यादा सामने आ जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, जहां पर लोड ज्यादा पड़ना शुरू हो जाते हैं, साथ ही बिजली जो है वो जाना शुरू हो जाती है। घरों को तो मसाइल होते हैं, शहरियों को भी मसाइल होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के हवाले से क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं और फैसलाबाद एक तरह से इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, चाहे वो छोटा ताजिर हो, चाहे बड़ा ताजिर हो, दुकानदार हो, हर किसी के लिए मसला बनता है जब आपके पास बिजली नहीं है, लूमें बंद पड़ी रहती हैं, वर्कर्स मौजूद होते हैं, रॉ मटेरियल मौजूद होते हैं, लेकिन काम नहीं किया जाता है। इस हवाले से कुछ किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरह से ये जो हमारी नीड ज्यादा हो गई है और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। देखिए, जो बिजली का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें दो मसले हैं। वो ये है कि एक तो बिजली कम होती है, दूसरा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सिस्टम, यानी इनके पास सिस्टम नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती इनकी लाइनें कि हर जगह पहुंचाने के लिए जहां बिजली, ग्रिड स्टेशनों की बहुत ज़रूरत है, वो अभी बहुत सारे बनने की ज़रूरत है जो नहीं बनाए गए। बिजली, यानी दो मसाइल हैं, बिजली का ना होना या कम होना, और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होना। अभी जो पाकिस्तान भर में जो मसला चल रहा है वो दो मसले चल रहे हैं कि एक तो बिजली की कमी है, उतनी है नहीं जितनी चाहिए, और एक ये है कि उनके पास वो सिस्टम नहीं कि हर एक तक बिजली उतनी पहुंचा सके, इनको कहीं ना कहीं लोड शेडिंग, लोड मैनेजमेंट करना पड़ती है। तो फेस्को के हवाले से हमें ज़्यादा तकलीफ इसलिए भी होती है कि इसके सार्फिन, फिर मैं कहूँगा फैसलाबादी जो हैं बड़े अजीम लोग हैं। आप देख लें 100% रेट है, रिकवरी रेट किसी कंपनी का इतना नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा, यानी कि ये बिल देने वाले, यानी किसी की तरफ कुछ पेंडिंग नहीं। अगर कोई है पिछले, अगर कोई बैकलॉग जो है वो भी क्लियर होता हो गया, यानी खुद वो क्लेम करते हैं कि इन जैसे सार्फिन कहीं नहीं है। तो एक ही बारिश, एक ही आंधी के आगे इनका सिस्टम ढेर हो जाता है। तो भाई सबसे कम लाइन लॉसेज, सबसे ज़्यादा रिकवरी, तो और सबसे अच्छे क्लाइंट आपके कस्टमर्स, तो फिर आप अपने सिस्टम पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? 1800 के करीब लाइनमैन या असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती करने की ज़रूरत है, वो नहीं कर रहे। तो ऐसे में मतलब कि पैसा कमाए जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं, लगा कुछ नहीं रहे। तो ये किसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता कि उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किए जाएं, और जो उसके लूप होल्स उसमें होते हैं, उनके सिस्टम में जो फ्लॉज होते हैं, उनको दूर करने की तरफ को तवज्जो नहीं दी जा रही। उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि आए रोज़ कहीं ना कहीं बिजली किसी भी वजह से वो फीडर ट्रिप करके ये ग्रिड को कोई मसला बन गया, फलां 11 kV की लाइन के साथ कोई मसला हो गया, तो कुछ ना कुछ हर वक्त किसी न किसी जगह हुआ होता है। जहाँ पे कुछ कॉलोनीज अभी रिसेंटली जो बन रही हैं, बल्कि कुछ वक्त हो गया है कि इस तरह की बन रही है, जिन्होंने अपने पावर ग्रिड्स या पावर स्टेशंस इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जो मुसलसल बिजली आना, बिजली जाना, ज़रा सी बारिश हुई, बिजली का जो है बंद हो जाना, इन चीज़ों से वो बच सकें। क्या आने वाले वक्त में ये ज़्यादा होते हुए नज़र आएगा? क्योंकि अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं की जाती तो हल तो यही है कि शहरी अपना इंतज़ाम जो है वो खुद कर लें, और जो कॉलोनीज़ हैं वो अपने ग्रिड स्टेशंस जो हैं वो लगाना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, ये चल रहा है। हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, बिल्कुल उन्होंने अपने पावर हाउसेज लगाए हुए हैं, अपना एनर्जी प्लांट्स लगाए हुए हैं। और दो चीज़ें जो हैं हालांकि फेस्को को सपोर्ट कर रही हैं कि एक तो लोगों का एनर्जी यूनिट्स लगाना, प्लस सोलर सिस्टम, ये दो अच्छा खासा इनको सपोर्ट करें। अगर ये दो की सपोर्ट मौजूद ना हो तो फिर तो इनकी लोड की डिमांड बिल्कुल पूरी ना हो सके।
तो आने वाले दिनों में लोग कर रहे हैं, जितनी बिजली महंगी होती जा रही है उसके लिए फिर लोगों ने हाल ये निकाला है कि सोलर सिस्टम की तरफ जाएं। तो सोलर की तरफ जा रहे हैं लोग और अपने एनर्जी यूनिट्स, एनर्जी प्लांट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। तो आने वाले दिनों में और ये बढ़ेंगे, वो बड़ी तेज़ी के साथ जो भी ये लगाते हैं सोलर सिस्टम, तो उनकी तरफ जा रहे हैं लोग, बड़ा धड़ाधड़ रुजू कर रहे हैं। सर सीईओ फेस्को जब चेंज हुए तो उसका क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे एमपी एमएनएज मैदान में आ गए और अपने हलके में जाके विजिट भी किया, तस्वीर भी बनवाई, सोशल मीडिया पे अपलोड भी हुई। फिर उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ये भी लिखा कि फलां एमएनए की काविश से सीईओ फेस्को और फलां एक्सीएन जो है वो चेंज हो गए, फलां एमपीए की सिफारिश पे इनको चेंज किया गया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू होगी, उसके हवाले से बताइएगा ये असल मामला क्या था और किसकी काविश थी ये जिसकी वजह से ये चेंज हुई? देखिए प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ सिटी 41 की वजह से। हाँ, क्योंकि सारे पूरे शहर में मुजाहरे हो रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में, जंग रोड पे, कैनार रोड पे, मदीना टाउन में, समनाबाद, जामा चिश्तिया और सरगोदर, हर जगह मुजाहरे हो रहे थे। तो उसको हाईलाइट हमने किया, हम सिटी 41, 24 न्यूज़, वो इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ। तो फिर एक एमएनए खुर्रम शहजाद वो फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया कि जी आप यहाँ मीटिंग खेल रहे हैं, जाके देखें बाहर लोगों के हाथ हमारे गिरबान तक आ गए, बहुत मसाइल हैं, निकलें और जाएं काम करें, ये मीटिंगें छोड़ें। तो उन्होंने खैर जिनकी निशानदही की उनको हटा दिया गया। लेकिन जो भी जिम्मेदारान है, देखने वाली बात यह कि मतलब जो असल जिम्मेदारान थे उनको तो छोड़ दिया गया, कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ चीफ को हटाना तो कोई मसला नहीं ना। तो वो ज़रूरी था कि जो एक काम है, आप जिम्मेदार हैं बराह रास्त उसकी, आप ड्यूटी पे नहीं उस दिन। तो दो बंदे जिनकी ड्यूटी थी वो गायब थे, नहीं थे शहर से बाहर, और चीफ तो आ गया था जब उसको पता चला क्राइसिस हुआ। हमें उनसे कोई इमदद नहीं, उनके और सारे उनके मसाइल होंगे, बहुत सारे लोग उनके भी बहुत खिलाफ थे, लेकिन उस चीज़ के जिम्मेदार जो थे उनको नहीं हटाया गया। फोन नहीं उठाते थे सर वो, ये हाँ, बहुत सारे गिले थे लोगों को, बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन ये जो फिर बात ये है ना कि जो बराह रास्त जिम्मेदार थे उनको हटाना भी बनता था। और इसके अलावा सर अगर बात की जाए नए जो चीफ फेस्को आए हैं उनसे उम्मीदें वाबस्ता है काफ़ी लोगों, उस हवाले से क्या? उनसे इसलिए उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो एक तो यहाँ बहुत अरसा उन्होंने गुजारा है फेस्को में, एक्सियन भी रहे, यहाँ एससी फर्स्ट सर्कल भी रहे, तो फेस्को की वो कहते हैं ना कि निटी ग्रिटी सब उनके इल्म में है। इसलिए वो ज़्यादा कामयाब होता है बंदा जो सन ऑफ द सॉइल होता है ना, वो यहाँ एक तरफ यानी फेस्को उनकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें पूरी जवानी उनकी इसी की खिदमत करते गुजरी, इसलिए ये तवक्को की जा रही है। अब फिर लाहौर का एक्सपीरियंस लेस्को का, तो वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ थे वो जीएम थे, चीफ इंजीनियर थे गालबन, तो वहाँ से आए, फिर अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें बहुत वक्त गुजारा, तो वहाँ का एक्सपोजर और यहाँ का एक्सपीरियंस, ये दोनों मिल के तवक्को की जा रही है कि अगर उनको ज़रा ज़्यादा अरसे के लिए काम का मौका मिला तो फेस्को के निज़ाम को वो बहुत अच्छा बना देंगे। लेकिन उस दिन से सर लाइट बहुत कम गई है शरीफ फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ इलाकों। लाइट का तो अभी इशू है जी, जा रही है। हाँ। लेकिन वो सर लेकिन वो जो शिद्दत थी ना, ट्रांसफार्मर्स जो जल हाँ, जाते थे वो शिद्दत कम हुई है। ट्रांसफार्मर रिप्लेस भी किए जा रहे हैं, तो ये फ़र्क पड़ा है उनके आने से। सर वासा में भी कोई बेहतरी आएगी आने वाले दिन? देखिए वासा में बेहतरी जो है ये गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी नहीं आएगी, एमडी कुछ नहीं कर सकता। हम यूं ही बैठे रहेंगे फिर? हाँ ना, अगर देखिए आपको कैमरा ना मिले इस वक्त अभी ये लाइटें बंद हो जाएं, कैमरा बंद हो जाए, लाइट चली जाए, सब कुछ, और आपका ये जो माइक लगा है ये भी उतर जाए और आपको कहा जाए कि आपका शो जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जाना चाहिए, तो कैसे होगा? पॉसिबल नहीं। तो इसलिए एमडी वासा कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको फंड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं उनको मतलब क्लीन चिट नहीं दे रहा कि वो कॉम्पिटेंट हैं, उनकी कॉम्पिटेंस अगर होती उनमें तो फिर एमडी वासा लाहौर के सपुर्द ना की जाती चीज़ें, फिर कर्नल अमाद के सपुर्द ना की जाती चीज़ें। वो भी इश्यूज़ हैं, उनके रवैये के इश्यूज़ हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम उनका। इंतजामिया से मुतमिन है सर? कमिश्नर, डीसी, एसी उनमें से कोई भी मुतमिन नहीं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो इस तरह बात नहीं करते। सर आप मुतमिन है उनकी कारकर्दगी से? एक ही प्रोग्राम में सब कुछ कर रहा है इसको फिर किसी वक्त के लिए रख लेते हैं, चले, क्योंकि ये
उनकी डोमेन अलग है, तो उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। शायद इस टॉपिक को डिस्कस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टैक्सेशन के हवाले से मेरे ख्याल है फैसलाबाद की अगर बात करें पिछले कुछ सालों में टैक्सेशन बहुत इम्प्रूव हुई है, लोगों ने टैक्सेस की तरफ आना शुरू किया, अवेयरनेस जनरेट हुई है। इवन दो अभी भी लोगों में कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं गवर्नमेंट के साथ कि भाई अगर हम टैक्सेस पे करें तो आखिर उन टैक्सेस का इस्तेमाल कहाँ पे होता हुआ नजर है। फिर चाहे हम वासा की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे फिर हम वो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से बात करें, क्योंकि हम फैसलाबाद पे फोकस करें तो टैक्सेस तो यहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्सेस देना शुरू हो गए हैं। अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लाजमी तौर पर बहुत बेहतर किया जा सकता है टैक्सेशन को, लेकिन वो टैक्सेस कहाँ पे लगते हुए नजर आ रहे हैं? कब ऐसा वक्त आएगा कि हम देखेंगे और हम कहेंगे कि हाँ वो चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफरेंट तरह की जो सहूलियत आवाम को फ्राहम की जाती है, वहाँ पे हमें नजर आ रहा है बाकायदा तौर पे कि टैक्सेस जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, टैक्सेस जो है ना ये तो देने चाहिए, तो हर शख्स को देना चाहिए टैक्स, और हर शख्स दे रहा है। ये 18% जो महंगी चीज़ें 17-18% ये हमें महंगी मिलती हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट के खजाने में हम हर शख्स, वो गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, वो 18% टैक्स दे रहा है, 17 या 18 जितना भी सेल्स टैक्स होता है। तो इतनी हमें चीज़ महंगी मिल रही है, तो बराह रास्त टैक्स लगा के हमसे ये चीज़ें ली जा रही हैं, तो इसको इनडायरेक्ट गालबन कहते हैं टैक्सेशन। तो एक वो है आप इनकम टैक्स पे देते हैं, इनकम पे देते हैं। एक ये कि हर चीज़ ही महंगी कर दी उन्होंने कि हर चीज़ जो भी आप परचेज करेंगे वो आपको 18% महंगी मिलेगी, तो वो हर गरीब आदमी भी भुगत रहा है उसको, बहुत बड़ी शरह ये दे रहा है हर शख्स। अब आ गया इनकम टैक्स, वो तो ज़ाहिर जिसकी इनकम होगी वही देगा। मैं चाहूंगी कि हम इसको जरा डिटेल में बात कर सकें, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया इसलिए हम बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। सर, हेल्थ सेक्टर के हवाले से अगर बात करें, आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर काउंट किया जाता है। इसके बावजूद हॉस्पिटल्स की तादाद और उसकी निस्बत डॉक्टर्स की तादाद को अगर देखा जाए तो उतनी नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है। उसकी वजह से ओवरलोडिंग हॉस्पिटल्स के अंदर नजर आती है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बहुत अहम सवाल है। जितनी आबादी है फैसलाबाद की, उसके तनासब से यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं, बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर भी इस कदर लोड है, इतने वो एक तो फुल्ली ऑक्युपाइड होते हैं, वो उन पर सिर्फ फैसलाबाद का बोझ नहीं है, उन पर झंग, टोबा, चनेओट और इसके अलावा खुशाब, भक्कर, मियांवाली, चीचावतनी, साहिवाल, दूर दराज भक्कर तक, और फिर जहाँ भी आपके इधर लाहौर के कुछ इलाके जिसमें करीब आए सांगला आयता और ये हमारे शाहकोट, ननकाना साहब, ये सारे इजला जो हैं, ये सब कभी भी कोई मसला किसी इनका सीरियस मरीज होता है वो एलाइड हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। कोई बात नहीं, पाकिस्तानी है, उनका राइट है, आना चाहिए, हम तो इसके मुखालिफ नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हस्पतालों की तादाद बढ़ा दें ताकि फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनको भी पूरी तरह से, और जो बाहर से आते हैं उनको भी पूरी तरह से फैसिलिटीज़ मिल सकें। वहाँ डॉक्टर्स की बड़ी शदीद कमी है, अमले की बड़ी शदीद कमी, मुख्तलिफ शोबों में उनके सरबराह जो हैं वार्ड्स के वो मौजूद नहीं हैं। प्रोफेसर्स मरीज़ों के तनासब से जितने होने चाहिए, प्रोफेसर्स की तादाद कम है, एमओज़ की, मेडिकल ऑफिसर्स की तादाद बहुत ही कम है। तो ये चीज़ें बहुत ही तकलीफ़ देह हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट मेडिकल के शोबे में वो क्लेम कर रही है कि हम इसमें बड़ी सर्विसेज दे रहे हैं, बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि अभी वो बहुत सारी तादाद में जो मेडिकल ऑफिसर्स की जो कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, और जो बाकी शोबों में, और मशीनरी का तो आपको पता है जो अज़ादार रोज़ाना खबरें देता रहता है, कभी MRI मशीन ख़राब होती, कभी कोई मशीन ख़राब होती। तो मशीन ख़राब होना भी एक स्कैंडल है, क्योंकि जो प्राइवेट लोगों ने शुरू कर रखे हैं बिजनेसेस, अगर अलाइड हॉस्पिटल की मशीनें चलेंगी तो उधर रश कम होगा, तो ये ख़राब होती है तो वहाँ से कहा जाता है जी आप बाहर से करवा लें। तो बाहर फिर ये मतलब लोगों की जानों से खेलने का सबब बन रहे हैं लोग। बाज़ औक़ात एमरजेंसी में ज़रूरत होती है, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल हो, आपकी मशीनें ख़राब हो, तो तब
हेल्थ सेक्टर बुरी तरह इग्नोर हो रहा है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर वो गवर्नमेंट जो क्लेम करती हो कि जी हम हेल्थ सेक्टर हमारी प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी कैसी है कि वहाँ बुनियादी सहूलतों की ही कमी है। अब तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ उनके जो स्टेप्स हैं, डॉक्टरों में ये खदशा पाया जा रहा है कि ये हमसे भी ये सहूलतें भी छीन लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इसको भी इनके जहन में कोई मनसूबा इस किस्म का है कि इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है ना वो बढ़ाया जा रहे हैं मामला। और इसके साथ साथ सर अगर बात करें डॉक्टरों की भर्ती के हवाले से, तो जितनी भर्तियां होनी चाहिए क्या उतनी हो रही हैं? उतने डॉक्टर्स फील्ड में मौजूद हैं? नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं है। मैंने कहा कि जितना जैसे क्लासों में होता है ना कि एक इतनी तादाद के लिए इतने टीचर होना चाहिए, एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, इसी तरह जब आपको हॉस्पिटल्स में बदनज़मी नज़र आती है, जब वहाँ आपको अच्छे इंतजाम नहीं मिलते, तो बाकी वजूहात के अलावा एक वजह यह भी होती है कि वहाँ जो अटेंडेंट्स हैं वो नर्सें हों या डॉक्टर्स हों, उनके हिस्से में जितने पेशेंट्स आने चाहिए उससे कई गुना मल्टीप्लाई करके वो उनको मिल रहे होते हैं। अगर एक डॉक्टर को एक अपनी शिफ्ट के दौरान 20 मरीज देखने हैं या 30 मरीज देखने, तो मेरा हाल उनको 300 शायद देखना पड़ते हैं, और इतनी ज़्यादा शरह के साथ उनको मल्टीप्लाई करके वो मरीज़ इतने वो पॉसिबल नहीं होता उनके लिए कि फिर हम ज़ाहिर तवक्को करते हैं कि हर एक के पेशेंट को पूरी तवज्जो मिले और पूरी उस डॉक्टर का रवैया भी अच्छा रहे। तो भाई वो इतना ऑक्युपाइड होगा जब, तो उसका रवैया ज़ाहिर वो अच्छा नहीं रह पाएगा। डेफिनेटली उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ता है। Effect इसकी क्या एक वजह, अगर ज़्यादा डॉक्टर्स आते हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर्स, क्या हमारे पास फंडिंग और बैकअप अवेलेबल है कि हम उनको पे भी कर सकते हो? क्या ये वजह है कि वो इस तरफ नहीं आते हैं? और दूसरा कि बहुत सारी खवातीन जो हैं जो मेडिकल करती हैं उसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करेंगी, क्या लैक ऑफ डॉक्टर्स या स्टाफ ये भी एक वजह है, या सिर्फ फंडिंग की वजह से लोग अवॉइड? देखिए, लैक ऑफ स्टाफ तो उनकी यानी तादाद की वजह से नहीं है कि एप्लीकेंट्स नहीं हैं। अभी कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में एक उन्होंने 10 डॉक्टर्स रखनी थी, तो वहाँ को 10,000 एप्लीकेशन थी। अभी इतने डॉक्टर्स फारग बैठी हुई हैं बेचारी कि वो जॉब की तलाश में हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाए। डॉक्टर्स यानी MBBS करने के बाद ख्वार हो रही हैं फीमेल और मेल स्टाफ। सर इवन PhD होल्डर्स बहुत कुछ भी नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ अब बेशक पुलिस डिपार्टमेंट हो कोई भी हो, सैकड़ों हजारों सीटें खाली पड़ी हुई, वो मेडिकल का शुबा कुछ गवर्नमेंट भर्ती नहीं कर रही, वो तनख्वाहें जाएंगी, तनख्वाह नहीं देंगे, तनख्वाह कहाँ से देंगे? तो मैं कहता हूँ कि मतलब कोई बहुत बड़े पैमाने पर देखने की इसको ज़रूरत है कि जॉब्स, अभी देखें जो इनका नारा था कि हम इतनी जॉब्स देंगे, तो फिर भी नहीं दे रहे। उसकी वजह ये नहीं है कि जॉब्स मौजूद नहीं है, पैसे नहीं है, तो जॉब्स नहीं दे रहे, सीटें खाली पड़ी हैं। पुलिस में फैसलाबाद की जो नफरी है वो इससे कोई 5 गुना ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो नहीं उतनी मिल रही। इधर हॉस्पिटल्स में जितनी सीटें जो रिकमेंडेड स्ट्रेंथ है, अप्रूव्ड स्ट्रेंथ, उससे भी बहुत कम है। तो नई भर्ती, नई चीज़ें, इधर वार्डन देख लें, जब कोई 12-14 साल पहले जब ये शुबा बना था पुलिस का, उस वक्त जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ थी, आज इतने सालों के बाद जो उसको डबल हो जानी चाहिए थी, आज उससे भी ज़्यादा ही रह गई है। कोई छोड़ गए, कोई डेथ हो गई, किसी ने कोई और नौकरी कर ली, कोई किसी को फारग कर दिया गया, कोई कुछ स्पेशल असाइनमेंट से दूसरे ज़िलों में भेज देते हैं, तो आधी भी नफरी मौजूद नहीं। तो मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास बेसिकली बहुत सारे महकमों में तो तनख्वाहें लेट हो जाती, तनख्वाहें नहीं दी जाती, तो क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। लोग भुगतते हैं, रोज़ हम खबरें देते हैं, लेकिन ऊपर प्रोपेगेंडा होता है जी कि बस आज कोई 1% एक्सपोर्ट बढ़ गई, आज आधा % बढ़ गई, 2%, 10%, हर महीने फिगर डाल के वही। और ग्रास रूट लेवल पे इसकी सारी वजह ऑफ कोर्स हमारी जो इकोनॉमी जो जिन सूरत हाल में है वही बताई जाती है कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम लोग आगे दे सकते हैं। लेकिन पैसे गवर्नमेंट ने जनरेट करने हैं ना, वो जनरेट करें, ऐसे जराए पैदा करें, ऐसे कारोबार शुरू करें, ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिससे पैसा जनरेट हो, वेल्थ जनरेट हो। वेल्थ जनरेट होगी, आप वेल्थ जनरेट करें। अभी तो वो सिर्फ टैक्सेशन की तरफ ही आ रहे हैं, टैक्स लगा के पैसे इकट्ठे करते जाओ। तो ऐसे माहौल ऐसा पैदा करें, ऐसी अभी तक सिर्फ एक तबके को खुश किया है इन्होंने, बड़े सनतकारों को, वो राजी हैं क्योंकि उनको रिफंड्स काफ़ी मिल जाते हैं। नीचे सारा ताजा तबका रो रहा है
आम लोग बेरोजगारी का शिकार हैं, टैक्स की शरह बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन फंड्स जनरेट करने के लिए वो बिजनेस को जो असल होना चाहिए ना, कि कारोबार के मौके बढ़ाए जाएं, वेल्थ जनरेशन के नए जराए पैदा किए जाएं और फिर उससे खुशहाली आए, ना कि टैक्स बढ़ा के आप गुजारा करते जाएं। क्या हमें बेहतर पॉलिसी मेकर्स की जरूरत है, स्पेशली अगर हम हमारी इकोनॉमी के हवाले से बात करें? इमरान खान के होते तो किसी की जरूरत ही नहीं है। उनको तो सब कुछ मुयस्सर है, उनको सबकी हमायत हासिल है। पाकिस्तान की तारीख में ये वो हुकूमत है जिनको सबकी हमायत हासिल है और पूरे जोर के साथ हमायत हासिल है, हर अदारे की हमायत हासिल है और हर तरह के जो माहरीन चाहिए होते हैं वो मुयस्सर होते हैं। लेकिन क्या करें, खान साहब कहते हैं कि नहीं जी हमने तो बस वो एक, अब हम क्या करूं फिर, इतराज मेरा तो कोई जाती, मेरे तो क्लास फेलो, सेशन फेलो हैं बुज़दार साहब। लेकिन भाई जब आपने बुज़दार साहब को रिप्लेस करना है शहबाज शरीफ से तो आप नाकाम रहेंगे। तो इतना जोर लगाया गया कि इनकी जगह कोई और ले आए, लेकिन वो नहीं मानते। इसका सब मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे बुज़दार बैठे हुए हैं। तो मकसद ये कि बुज़दार साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम MPA बने, फर्स्ट टाइम वज़ीर आला बन गए, उनका वो एक्सपोजर नहीं। पहले साल 2-4 साल तो समझ नहीं आती असेंबली का बिजनेस कैसे चलता है, रूल्स ऑफ बिजनेस की समझ नहीं आती, तहरीक इस्तेहकाक क्या है, तहरीक इल्तवा क्या है, बहुत सारे मामला जो बंदा सोचता, टाइम लगता चीज़ें समझने में। तो वो फर्स्ट टाइम आप मुझे मैं कहता हूँ, मैं तो एक आम सा, मेरे हालांकि 25-26 साल हो गए जर्नलिज्म में, अब मुझे हेड बना दिया जाए इतना एकदम उठा के पहले दिन ही, जब मैं जर्नलिज्म में आऊँ किसी भी अदारे का, तो मैं क्या करूँगा? उनका कोई मसला नहीं, मसला तो ये है कि फिर चीजें कहा नहीं जाएगा कि उनको बनाने वालों का मसला है। तो इसलिए ये बदकिस्मती होगी कि एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान की मजबूत तरीन हुकूमत हो, मजबूत तरीन इस सेंस में कि हर अदारे की हमायत हासिल हो, वो अगर डिलीवर ना कर सके तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया होगा। तो फैसलाबाद को देख के जब हम देखते हैं सूरत हाल, तो अगर सबसे बेहतरीन शहर जो है पंजाब का, लाहौर के बाद, वो तो कैपिटल है ना, साइड पे कर, उसके बाद सबसे ज़्यादा इनके जो रोज़गार देता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उसकी जो आज हालत है 3 साल से, उसको देख के तो नहीं लगता कि वज़ीर आला साहब वसीम अकरम प्लस हैं। तो हम तो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करेंगे। हमें यकीन करें, हमें कुछ नहीं है, हमें को किसी की शक्ल तो नहीं बुरी लगती, वही रहें, लेकिन हमें तो अपने काम से गर्ज है ना कि हमारे हालात के शहर अच्छे हो जाएं, हमारे शहर के हालात अच्छे हो जाएं और हमारे काम हो जाएं, हमारे मसाइल हल हों, रोज़गार मिले, लोगों की सड़कें साफ़ सुथरी हों, बिजली आए, स्ट्रीट लाइट्स हों, तरक्की करे शहर, फिर हम खुश हो जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यही मामला पेश आएँ और हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम उठाए जाएं जिससे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए और आज शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।